जबलपुर में हुए अग्निकांड की। जबलपुर में इस वक्त हल्का मच गया जब यहां एक निजी अस्पताल न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से यहां 8 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अस्पताल में आग की लपटें, हर तरफ धुएं का गुबार, धू कर जली बिल्डिंग। मंजर ऐसा कि कांप गई रूह। तस्वीरें जबलपुर की हैं और खास बात यह है कि आग के गोले में जो बिल्डिंग तब्दील हुई है वो है अस्पताल। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब आग लगी तब अंदर कई कर्मचारी और मरीज थे। जो लोग ऊपरी मंजिल पर थे उन लोगों ने खिड़कियों की कांच तोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन निचली मंजिल पर लोग फंसे रह गए और आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। डेड बॉडीज ज्यादा हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि संख्या 10 से ऊपर जाएगी। ईश्वर करे, हम लोग सिर्फ अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संख्या कम से कम हो। निश्चित रूप से जो घटना है बड़ी दर्दनाक घटना है। जैसे ही हमको सूचना मिली थी, हमने नगर निगम में फायर की गाड़ियों को कराया था। अभी जो संख्या की जानकारी मिल रही, लगभग 7 लोग खत्म हो चुके हैं। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, उन घटना की हम जांच की मांग की भी करेंगे। और अभी मौके में हमारे सभी जनप्रतिनिधि लोग आ चुके हैं। हम भी प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी लोगों को हम यहाँ से निकाल सकें और जहाँ भी जीवन की पूरी उम्मीद है उनको बचाया जा सके। यहाँ से जो भी इस तरह के लोग मिल रहे हैं उनको मेट्रो हॉस्पिटल और अन्य जगहों पे हम लोग यहाँ लगातार भेज भी रहे हैं। पेशेंट्स तो जैसा अभी प्रथम दृष्टया बताया कि सबको इवैक्यूएट कर लिया, ऐसा अभी कहना है। अभी इसको वेरीफाई करना है। हमारे थाना प्रभारी स्वयं ये बता रहे हैं कि ऊपर अभी इनको कोई नहीं दिखे हैं। देखिए, अभी प्राथमिक जो सूचना मिली, हमारे पास इमरजेंसी की सूचना मिली है। ये तो रिकॉर्ड और बात चेक करने वाली बात है। प्राथमिक ड्यूटी की हमारे पास जितने मरीज यहाँ पर हैं और जो स्टाफ है उनको सेफ रेस्क्यू कर पाए, दिस इज आवर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीमों को घंटों जूझना पड़ा। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर का मंजर देखकर हर कोई सकते में है। सर, किस तरह की जांच की जाएगी और क्या अब अभियान नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टीम सर्च के लिए गई हुई थी। बाकी हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, वो आपको उसके बारे में बेहतर जानकारी देंगे। एनडीआरएफ की टीम पूरा चेक करके आई, अभी कोई भी वहाँ पर बाकी नहीं है कैजुअल्टी में। एनडीआरएफ से सर है हमारे एनडीआरएफ के अधिकारी हैं संजीव कुमार गुप्ता जी, उनसे जानते हैं किस तरह से सर जाँच की जाएगी और हादसे में अभी क्या सामने आया। सर, हमें जैसा आदेश मिला हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तो कि यहाँ आग लगी हुई है, तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पहुँचे और उसके हिसाब से हमने प्रशासन की मदद से काम किया और सबसे पहले सर्च का काम किया। सर्च के काम करने के दौरान हमने देखा कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा डैमेज हुआ, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक गए और मैंने सारा सर्च का काम मेरे रेस्क्यूअर द्वारा कंप्लीट किया गया। ऑल ओके है सर। हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जाहिर किया। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख जबकि घायलों के लिए 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया। बताया जा रहा है कि जनरेटर से आग भड़की थी, जिसने धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे हादसे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, कैसे एक ही एग्जिट और एंट्री वाले अस्पताल को अनुमति दे दी गई? सुरक्षा मापदंडों का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या अस्पताल के पास फायर सेफ्टी की एनओसी थी? क्या प्रशासन ऐसे अस्पतालों का नियमित निरीक्षण नहीं करता? जाहिर है इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। प्रतीक अवस्थी के साथ पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।
जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आगजनी की घटना को लेकर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अस्पताल के मैनेजमेंट ने बड़ी ही होशियारी से फर्जी दस्तावेज के बावजूद एनओसी हासिल कर ली, प्राप्त कर ली। हैरानी की बात तो यह है कि सीएमएचओ और तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग तक को नहीं देखा और पंजीयन दे दिया। यही नहीं, अस्पताल कई मानकों पर खरा नहीं उतरा है, बावजूद उसके रिकॉर्ड में खानापूर्ति की गई। न्यू लाइफ हॉस्पिटल को लेकर खुलासा, न्यूज 18 कर रहा सबसे बड़ा खुलासा। आगजनी की घटना का सबसे बड़ा खुलासा। अस्पताल का लाइसेंस लेने के लिए सीएमएचओ को चौंकाने वाली जानकारी दी। बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र के साथ प्राइवेट लेआउट भी लगाया गया। अस्पताल के अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता। सीएमएचओ तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग का स्वीकृत लेआउट नहीं देखा। बिल्डिंग का लेआउट देखे बिना पंजीयन जारी किया गया। भवन में आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के जाने का रास्ता नहीं। दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित 3.5 मीटर साइड स्पेस नहीं। अनफिट होने के बावजूद अस्पताल का पंजीयन दिया गया। बिल्डिंग पूर्णता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में न होने के बावजूद खानापूर्ति। अगस्त 2021 में शासन के आदेश पर समस्त अस्पतालों के निरीक्षण में लापरवाही। 6 सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नियमों को सही बताया। आखिर कौन है 8 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार? ये सभी प्रमाणित दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए गए हैं। विचाराधीन एक याचिका में शासन द्वारा पेश किए गए। तो न्यू लाइफ अस्पताल को लेकर, अग्निकांड को लेकर सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। जी हां, न्यूज 18 इस अग्निकांड पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आगजनी की घटना का सबसे बड़ा खुलासा है ये। अस्पताल का लाइसेंस लेने के लिए सीएमएचओ को चौंकाने वाली जानकारी दी है। बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र के साथ प्राइवेट लेआउट भी लगाया गया। अस्पताल के अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है। जी हां, सीएमएचओ और तत्कालीन जांच टीम ने बिल्डिंग का स्वीकृत लेआउट नहीं देखा। बिल्डिंग का लेआउट देखे बिना ही पंजीयन जारी किया गया। भवन में, बिल्डिंग में आगजनी की हालात में दमकल वाहन के जाने का रास्ता नहीं था। दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित जो 3.5 मीटर का साइड स्पेस होता है वो भी नहीं था। और आइए अब आपको सुनाते हैं अस्पताल अग्निकांड की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। जबलपुर जिले में विगत 3 सालों में 50 से 60 अस्पतालों को लाइसेंस जारी किया गया है। इस संबंध में हमने जब आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त किए तो हमने पाया कि लगभग 70% ऐसे अस्पताल हैं जो कि नियमों की पूर्ति नहीं करते हैं, जिनके भवन जो है अस्पताल की दृष्टि से अनफिट हैं। उसके बावजूद जिले के स्वास्थ्य अमले ने उनको उपयुक्त बताते हुए उनको अस्पताल का पंजीयन जारी किया गया है। इस मामले में हमने कई अस्पतालों के उदाहरण देकर जब जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की तो उन्होंने 3-4 अस्पतालों की पंजीयन निरस्त करके खानापूर्ति कर दी। लेकिन उन अस्पतालों को पंजीयन जारी करने के पूर्व किए गए निरीक्षण और उसके लिए निरीक्षण में उनको उपयुक्त बताने वाले अधिकारियों, इन सब के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यवहारिक रूप से देखें और वास्तविक रूप से देखें तो इन किसी नियमों का कंप्लायंस नहीं हुआ है, जिस कारण से आज जो है इतने लोग हताहत हुए हैं। और इन सब के जिम्मेदार वो अधिकारीगण हैं जिन्होंने ऐसे अनफिट भवनों में अस्पताल का पंजीयन जारी किया गया है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल और रायसेन में एनआईए की दबिश को लेकर नई बात सामने आ रही है। वहीं हाफिज अनस और जुबेर मंसूरी को एनआईए ने 8 अगस्त को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से एनआईए एक बार फिर पूछताछ करेगी।
तो जबलपुर अस्पताल में अग्निकांड को लेकर न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 ने यहां पर खुलासा करते हुए बताया है कि जो साइड स्पेस भी होता है फायर ब्रिगेड को जाने के लिए, वो साइड स्पेस भी अस्पताल में नहीं था और कई मापदंडों पर अस्पताल खरा नहीं उतरा था। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे संवाददाता पवन का रुख कर लेते हैं, जबलपुर में मौजूद है। पवन, जो खुलासा न्यूज 18 ने किया है वो चौंकाता है, क्योंकि जो अस्पताल है वो कई मापदंडों पर यहां पर खरा नहीं उतरता है और यही वजह है कि हादसे ऐसे होते हैं और हादसे हो जाते हैं तो तुरंत उनका समाधान या मरीजों को या उनसे निपटारा नहीं हो पाता। बिल्कुल सुमित, अब जो कार्रवाई हो रही है या जो भी चर्चाएं हो रही हैं ये महज खाना पूर्ति है। आपको मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि आज जिस अस्पताल में ये हादसा हुआ है वहां की चर्चा शुरू हो गई है, वहां के बारे में ये तमाम जानकारियां निकल के आ रही हैं कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं थी, जो साइड रोड के लिए 5.6 मीटर का स्पेस दिया जाना था वो नहीं था। अगस्त 2021 में जो कमेटी 6 सदस्यों की बनाई गई थी हॉस्पिटल्स के निरीक्षण करने के लिए, उस समिति ने भी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के बाद में मापदंड पूरे नहीं थे, सारे नियमों का पालन नहीं किया गया था, उसके बाद भी एनओसी दे दी थी। यानी देखा जाए तो ये लापरवाही सिर्फ हॉस्पिटल प्रबंधन की नहीं है बल्कि शासन और प्रशासन की है। जो समितियां गठित की जाती हैं, जो अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है हॉस्पिटल्स का सर्वे करने के लिए, वहां की जो कंप्लायंस रिपोर्ट होती है उसकी जांच करने के लिए, उन सभी की ये लापरवाही है। खाना पूर्ति इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपर तो कार्रवाई कर दी जाएगी, ये तय है कि हॉस्पिटल संचालक और उससे जुड़े हुए तमाम जिम्मेदारों पर कार्यवाही शासन भी करेगा, प्रशासन भी करेगा और संभव है कि हॉस्पिटल के लाइसेंस जिसकी बात की जा रही है कि कंप्लीट नहीं है वो निरस्त कर दिए जाएं। भविष्य में शायद उनके लिए डॉक्टरी करने के लिए ऑप्शन भी ना बचे। लेकिन जिनकी ये लापरवाही है, जिन्होंने इस लापरवाही को बढ़ावा दिया, अस्पताल प्रबंधन को खुली छूट दे दी, शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अनुमति दे दी, उनके खिलाफ कार्यवाही न होना बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। दूसरी बात, आज जिस हॉस्पिटल में घटना हुई है उसके अलावा जबलपुर में ऐसे कई और अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े रसूखदारों के अस्पताल हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए, जिनका सर्वे होना चाहिए और यदि नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लापरवाही भी देखी है और मनमानी भी देखी है, जहां मरीजों को लूट लिया गया, इलाज भी नहीं मिला, उनका जेब भी खाली हो गई, कई लोगों के जमीन मकान गिरवी रख गए, लोन ले लिया इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज नहीं मिला, उन्होंने अपने परिजनों को भी खो दिया, धन भी उनका गया। उसके बावजूद भी ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। यदि लिस्ट की बात की जाए कि जबलपुर अकेले की बात करें तो ऐसे तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अस्पताल हैं जो कोरोना काल में नए खुले हैं, यानी शुरुआत जिनकी कोरोना के दौरान हुई है या कोरोना के बाद हुई है, लेकिन अभी भी वहां पर नियमों का पालन नहीं होता। लेकिन इलाज के नाम पर जो फीस चार्ज की जाती है, जो बिल दिया जाता है उन्हें, वो इतना तगड़ा होता है कि मल्टी स्पेशलिटी और शायद दिल्ली और बड़े बड़े अस्पतालों में, बॉम्बे में शायद उतना खर्चा नहीं लगता है जितना इन अस्पतालों में इलाज के लिए खर्चा करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि डॉक्टर के साथ साथ जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो भी आधे से ज्यादा नॉन टेक्निकल होता है, यानी कि वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं। कम पैसे देना पड़े, कम जो वेतन देना पड़े, उसके लिए लोगों को जॉब पर रखा जाता है, जिन्हें वही ट्रेनिंग देने के नाम पर कुछ समय फ्री काम किया जाता है और उसके बाद 3000 से 5000 8000 रुपए में उन्हें मासिक वेतन में उन्हें जॉब दे दी जाती है। यानी देखकर ही समझा जा सकता है कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को कितनी सुविधा मिलेगी। अब इससे कंपैरिजन अगर सरकारी अस्पतालों का करें तो मेडिकल अस्पताल उदाहरण है जहां ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां की शिकायत नहीं आती। जूनियर डॉक्टर्स की बात करें, स्टाफ की करें या डॉक्टर्स की लापरवाही की बात करें, तो ये तमाम सवाल हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में किस तरह से चरमराई हुई हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसूट होती है और इस तरह की लापरवाही और इस तरह की गड़बड़ियों में मरीजों की जान जाती है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा। शासन को, प्रशासन को बेहद संजीदगी से इन समस्याओं का समाधान करना होगा ताकि लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि समाधान तलाशने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घट सके। बहुत धन्यवाद पवन आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल और रायसेन में एनआईए की दबिश को लेकर एक नई बात सामने आई। वहीं हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी को एनआईए ने 8 अगस्त को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों से एनआईए एक बार फिर पूछताछ करेगी।
भारत में ISIS के मॉड्यूल को लेकर NIA की जांच तेज हो गई है। 6 राज्यों में NIA की टीम ने 13 जगहों पर छापेमारी की थी। अब जब्त किए गए लैपटॉप और दूसरे संदिग्ध सामानों की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल से हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी को NIA ने पकड़ा, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया। हालांकि दोनों के NIA ने 8 अगस्त को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है। पूछताछ के लिए संदिग्ध हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी को नोटिस भी दिया गया है। ISI मॉड्यूल को लेके जो जांच की जा रही है उसमें जो 2 युवकों से पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। खुद सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बताया कि किस तरीके से NIA जांच कर रही, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मामला नहीं है, सेंट्रल एजेंसी इसमें जांच कर रही। जो अनस है और जो दूसरा जो युवक है सिलवानी का जो रहने वाला है, दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन NIA ने इन्हें दिल्ली जो है 8 तारीख को यहाँ पर बुलाया। हालांकि कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। हमने अनस के परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया बातचीत करने। उधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि NIA की छापेमारी के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया है। साथ ही मकान मालिकों को किराएदारों की जानकारी थाने में देने को कहा गया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस को जो मकान मालिकों, जो किराएदार रहते हैं, सभी थानों को हम अलर्ट करने वाले हैं कि वो इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं इनकी जानकारी पूरी की पूरी लें, और मकान मालिकों से भी अनुरोध करने वाले हैं कि इस तरह के संदिग्ध लोगों को किराए से मकान न दें। अगर कोई है तो संबंधित थाने को जानकारी दें। 3-4 बलेरो आई और बलेरो में से काफ़ी पुलिस अधिकारी जो सिविलियंस थे, सिविल ड्रेस में थे, वो उतरे, और एक जो बलेरो थी उसमें से हाफिज अनस थे, उनके साथ आए थे गाड़ी के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने उनको उतारा मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं, गाड़ी आई है, तो वो अनस मी को उतार के वो स्कूल में ले गए। उन्होंने ऑफिस का लॉक था, ऑफिस का लॉक खुलवाया, और फिर काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो रहा था, तो अधिकारियों ने और जो लोकल पुलिस के लोग थे तो उन्होंने सबको हटाया। NIA की दबिश को लेकर अब्बास नगर में लोग सहमे दिखे। वहीं हाफिज अनस की मां ने बेटे को बेकसूर करार दिया। वक्त आने पर परिवार ने अपना पक्ष रखने की बात कही। वहीं अब्बास नगर के लोगों ने NIA की जांच पर सवाल भी उठाए हैं। लड़का तो बिल्कुल सीधा साधा है, इस तरह का कोई मामला अभी तक तो नज़र नहीं आया, क्योंकि स्कूल चल रहा है। उनकी मदर के साथ वो रोज मॉर्निंग में मदर को लेके आते हैं और वापस लेके जाते हैं। किसी से कोई बातचीत रहने वाले एक्चुअली ये सिटी में रहते हैं, बट इन्होंने यहाँ रेंट पे स्कूल लिया हुआ है, और ब्राइड हाउस वहाँ पर रहते हैं ये। तो अभी इस तरह का मुझे कोई आशंका तो नहीं हुई। पर दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक सेंटर दिल्ली से एक टीम आती है, 2 लोगों को अरेस्ट करती है, फिर उनसे जांच करती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अगर उनके पास एविडेंस नहीं थे तो 2 जो लड़के हैं नौजवान, उनको उठाया जाता है, और नेशनल मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें चलाई जा रही हैं कि साथ वो संगीत गतिविधियों में लिप्त थे या क्रॉस फंडिंग हो रही थी, तो NIA की टीम बगैर एविडेंस के आधार पर तो किसी को उठा नहीं सकती। कहा यह जा रहा है कि अब तक की जांच में विदेशी फंडिंग के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। इस फंड का इस्तेमाल युवाओं का ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल से जोड़ने के तौर पर किया जा रहा था। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर को विकास की नई रफ्तार मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिनी मुंबई को बड़ी सौगात दी। यहां 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। इंदौर को 2300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज ने ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में सिंगल क्लिक के जरिए शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें राउ फ्लाईओवर समेत 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि 2014 के बाद 2.5 लाख करोड़ के काम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दिए हैं। इनमें से 64,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं। इंदौर में हमारा सपना है कि हम केवल सड़कों पर न चलें, हम आसमान का उपयोग भी करें। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के लिए भगवान का वरदान है। इस मौके पर सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर इस समय जो काम पूरे हो गए हैं, 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गडकरी जी ने यह विभाग संभाला। मैं तब से अब की बात कर रहा हूं,
जो चमत्कार लगती है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये हम चमत्कार सा देख रहे हैं। अब मैं भी मुख्यमंत्री हूं, जब पूरी फेरिस्त आती है तो फिर बजट कैसे, क्या, कहां से करें, 17 चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन नितिन जी, आपने सिद्ध कर दिया, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। इंदौर में हमारा सपना है कि हम केवल सड़कों पर ना चलें, हम आसमान का उपयोग भी चलने के लिए कर लें। आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है ये। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंदौर सबसे आगे है। देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए काफी काम करना होगा। और राजनीति में काम करने का मकसद यही है कि हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, ऐसे विकसनशील वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सुपर इकोनॉमिक पावर को, इस देश को बनाने के लिए हमको काम करना है। कभी कभी मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतने बड़े बड़े शब्दों में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो लगता है मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूं, आपका ही आपको दे रहा हूं। आखिर मेरे पास का कुछ नहीं है। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में दुनिया की नंबर 1 की डेस्टिनेशन बननी चाहिए। यही तो हमारा विचार है और उसी लिए हम काम कर रहे हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री तुलसीराम सिलावट, गोपाल भार्गव और उषा ठाकुर समेत कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद रहे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए महीने के पहले दिन राहत भरी खबर आई। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लिहाजा अब एमपी में भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर होगा। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया है, जिसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर एमपी में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे सरकार पर करीब 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इसकी जानकारी खुद सीएम शिवराज ने दी है। अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। दुर्ग से बड़ी खबर है। नर्सिंग कॉलेज की 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई। एक छात्रा की मौत हो गई है, जबकि 46 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, नर्सिंग कॉलेज की 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई हैं और एक छात्रा की मौत की खबर भी है। 46 की हालत गंभीर है। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है उपचार के लिए। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज की 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई। एक साथ बड़ी संख्या में छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। एक छात्रा की मौत भी हो गई है, जबकि 46 की हालत गंभीर बनी हुई है और सभी को उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं। 60 छात्राएं
फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं, जिनमें से एक छात्रा की मौत हो गई है और 40 की हालत गंभीर है। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है उपचार के लिए, जहां पर इलाज जारी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश जुड़े हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? भिलाई में ये रस्तोई की कॉलेज है, जहां पर करीब 4 दिन पूर्व जो है 60 जो छात्राएं हैं वो फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई थी। प्रबंधन ने इसको दबाया और किसी को जानकारी नहीं थी। आज जब एक छात्रा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई तो उसके बाद ये पूरा मामला खुला और उसकी जानकारी लगते ही वहां पर जनप्रतिनिधि पहुंचे और उसके बाद में ये मालूम चला कि फूड पॉइजनिंग की शिकार जो है वो 60 छात्राएं थी और उन्होंने बासा खाना देने का आरोप लगाया है प्रबंधन पर। तो अब पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया।